पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें है क्या, ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में कुछ थियरीज दी गई हैं। टाइम टाइम पे इवोल्यूशन को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, जैसे हम आप हैं, हम लोग सडन नहीं डेवलप हुए हैं। ठीक है, एक प्रोसेस लगा है, एक टाइम पीरियड के दौरान, टाइम इंटरवल के दौरान हम लोग एक इवॉल्व ऑर्गेनिज्म के रूप में दिखाई दे रहे हैं। हम ही नहीं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब इवॉल्व हुए हैं किसी न किसी अपने पूर्वज से, ठीक है, एंसेस्टर से। और इसको प्रूव करने वाली कुछ थियरीज़ हैं जो अलग अलग वैज्ञानिकों ने, या वैज्ञानिक तो नहीं बोल सकते, फिलोसफर्स ने, दार्शनिकों ने अलग अलग समय पे प्रस्तुत किया है, बताया। क्लियर? इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरीज़ हैं उसके बारे में दिया हुआ है। इसमें कौन कौन सा है, तो लैमार्क की थियरी है, लैमार्क थियरी, थियरी ऑफ डार्विन एवोल्यूशन एंड डिवेरीज थियरी, याद रखिएगा, ह्यूगो डिवेरीज के बारे में बात कर रहा है। और इसी में फाइनल है, फोर्थ है मॉडर्न थियरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, मॉडर्न थियरी ऑफ इवोल्यूशन हम लोग इस पर बात करेंगे। फर्स्ट इसमें दे रखा है लैमार्क्स थियरी के बारे में। क्लियर? लैमार्क्स थियरी के बारे में दे रखा है, लैमार्क्स के बारे में दे रखा है कि लैमार्क्स हैं क्या, उन्होंने कहा क्या है। तो शुरू से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, 9 पिछले क्लासों से ही, कि इवोल्यूशन में, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में लैमार्क का कंट्रीब्यूशन। तो लैमार्क अंगों के उपयोग पे जोर दिए, ठीक है, ऑर्गन्स के यूज और मिसयूज पे जोर दिए। ठीक है, ये बताने की कोशिश की है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी और अपने बॉडी के ऑर्गन का यूज करता है तो वो अंग ज़्यादा डेवलप हो जाता है। ठीक है, और वो अगले जनरेशन में पहुंचता भी है, वो जो अंग है वो उसके बच्चों में पहुंचता है। ठीक है, और वैसा बना रहता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं लैमार्क का। यहाँ दे रखा है जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क, ठीक है, 1744 to 1829, a French naturalist made several valuable contribution in biological science। याद रखिएगा, लैमार्क जो है, इनका पूरा जो लाइफ स्पान हो 1744 से 1829 तक का है, और ये फ्रांस में रहने वाले प्रकृति वैज्ञानिक हैं, ये जीव वैज्ञानिक नहीं है। और हम कहें कि इसके पहले जीव विज्ञान शब्द ही नहीं था लैमार्क के पहले, क्योंकि टर्म बायोलॉजी को लैमार्क ने ही कॉइन किया है। शब्द जीव विज्ञान जो हम लोग बोलते हैं ना, उसको सबसे पहले लैमार्क ने और एक और उनके कोलिग थे, उन्होंने इसे बताया। कौन है दूसरा कोलिग, याद है आप लोग को? टर्म बायोलॉजी वॉज क्वाइंड बाई थियोफ्रास्टस। कहाँ से जाएंगे? लैमार्क हैं और ट्रेविरेनस हैं, लैमार्क एंड ट्रेविरेनस। ठीक है, तो ये बोला जा सकता है कि बायोलॉजी था ही नहीं इनके पहले, पढ़ने वाली बायोलॉजी या कोई नाम नहीं था इस साइंस का। तो लिखा क्या है कि सेवरल कंट्रीब्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज। ठीक है, आगे लिख रखा है इंक्लूडिंग द क्वाइन, दिख तो फर्स्ट लाइन लिख रखा है, ध्यान से पढ़िए आप लोग, इंक्लूडिंग द क्वाइनिंग द टर्म बायोलॉजी। इन्होंने शब्द बायोलॉजी को सबसे पहले क्वाइन किया, बताया। ठीक है, एंड यूजिंग द सेम इट्स ट्रू सेंस। ठीक है, ही स्टडीड कंपैरेटिवली एनाटॉमी एंड प्लांट ट्री लाइफ एक्सप्लेनिंग, ठीक है, एक्सप्लेनिंग द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप एमंग द ऑर्गेनिज्म। याद रखिएगा, इन्होंने क्या स्टडी किया, तो पूरे ऑर्गेनिज्म का इस तरीके से अधिक स्टडी किया कि एक ट्री फॉर्म कर लिया, प्लांट अ ट्री ऑफ लाइफ, जीवन का एक वृक्ष बना दिया इन्होंने। ठीक है, अब जैसे नहीं होता है कि कोई भी पेड़ ले लो, कोई भी पौधा ले लो, उसका ओरिजिनेशन कहाँ से होता है? ठीक है, तो ओरिजिन तो सीड से हो रहा है, लेकिन फर्स्ट सीड जो बनाता है वो 2 चीज़ों बनाता है, रूट और शूट को, जड़ और तना को। तो जड़ तो नीचे गया, पता नहीं चल रहा है, लेकिन स्टेम जो ऊपर आ रहा है, जो स्टेम ऊपर आ रहा है, वो स्टेम आगे जा करके प्लांट के सबसे टर्मिनल पोर्शन को भी बनाता है, सबसे अंतिम भाग को भी बनाता है, जहाँ फूल और फल लगते हैं। क्लियर? तो अगर हम लोग अपने आप को फूल और फल मान लें, क्लियर, तो हमारा ओरिजिन किससे हुआ है, हमारा बेस किससे स्टार्ट हुआ है? लाइफ के उस सारे फॉर्म को एक पेड़ की तरह बनाने का प्रयास किया, किसने? तो लैमार्क ने। ठीक है, तो जो आपको प्लांट ट्री ऑफ लाइफ दिखाई देता है वो लैमार्क ने सबसे पहले आइडिया दिया ऑर्गेनिज्म का। आगे ही विल, कभी भी क्लासिफिकेशन पढ़ोगे ना तो ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है आपको। ठीक है, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाता है वो लैमार्क की देन है। ही बिलीव द फंडामेंटल यूनिटी ऑफ लिविंग। ठीक है, वो मानते हैं कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, वो सबके सब फंडामेंटल रूप से, मूलभूत रूप से एक हैं। जैसे हम हो या मछलियाँ हो, अमीबा हो, कोई भी हो, हम लोग सब लोग एक हैं। चेंजेस कैसे आ गए, अलग अलग कैसे दिख रहे हैं हम लोग? तो लैमार्क का कहना है कि चेंजेज आया ड्यू टू प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। ठीक है, जो परिवर्तन हम लोगों में कंटिन्यू डेवलपमेंट होता चला गया, जिसके में डेवलपमेंट होता चला गया वो अपने मदर स्टॉक से अलग हो गया, जिससे वो पैदा हुआ है
ना उसकी तरह दिख रहा है, ना उसकी तरह रहन सहन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हुआ, समय के साथ साथ परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन इतना बड़ा था कि वो बिल्कुल अपने जिससे ओरिजिनेट हुआ है उसकी तरह नहीं दिखता। जैसे हम बोले कि पीसीज से, मतलब मछलियों से एम्फीबियन डेवलप हुए, तो अगर एडल्ट एम्फीबियन को हम देखते हैं तो मछलियों की तरह कहाँ दिखता वो। अगर हम बोलते हैं रेप्टाइल से बर्ड्स और मैमल्स डेवलप हुए हैं, तो रेप्टाइल्स की तरह ना मैमल दिख रहा है ना बर्ड दिख रहा है। क्लियर? तो इन्होंने क्या बोला कि सबके सब फंडामेंटली जुड़े हुए हैं और अलग क्यों दिख रहे हैं? तो ड्यू टू प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ फॉर्म एंड फंक्शन इन ऑल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सभी के सभी ऑर्गेनिज्म के जो रूप हैं, स्ट्रक्चर हैं, उसमें प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हुआ, और उनके अंदर जो काम हो रहा है, ठीक है, रेस्पिरेटरी फंक्शन है, या फिर डाइजेस्टिव फंक्शन है, एक्सक्रीटरी फंक्शन है, या बोल सकते हो सर्कुलेटरी फंक्शन है, फिजियोलॉजी है, या हाँ कोई भी चीज़, जितने भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज उस सब में अंतर है। आप अगर केवल रेस्पिरेशन की बात करोगे तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो थे उनके पास सांस लेने के लिए गिल था। ठीक है, लेकिन जो टेरेस्ट्रियल हुए, जो एम्फीबियंस हुए, या रेप्टाइल्स हुए, या बर्ड हुए, या मैमल्स हुए, इनके पास लंग्स आ गया, और लंग्स भी डेवलप्ड हुआ। ठीक है, डेवलपमेंट हुआ, तो ये प्रॉपर डेवलपमेंट की बात हुआ। बट मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ लैमार्क, इन सब के बारे में से हट करके जो सबसे महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है लाइफ साइंस में उनका, हिज थियरी ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, जो थियरी लैमार्क ने प्रपोज किया एवोल्यूशन के संदर्भ में, ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉज फ्रेम इन 1801 एंड पब्लिश इन द फिलोसफिक जूलॉजी। ठीक है, उन्होंने इस थियरी को पूरा डिजाइन करके तैयार कर लिया, या बना के तैयार कर लिया 1801 में, और इसे प्रस्तुत किया अपनी पुस्तक, अपनी बुक, जिसका नाम फिलोसफिक जूलॉजी था, उस किताब के अंदर इन 1809 में। क्लियर? दैट इज द ईयर इन विच चार्ल्स डार्विन वॉज बॉर्न। एक दूसरा इवोल्यूशनरी साइंटिस्ट जो था, फिलोसफर जो था, चार्ल्स डार्विन, वो इस साल पैदा हो रहे थे। अब तो आपके अंदर डाउट नहीं होना चाहिए कि पहले कौन था, सीनियर कौन था। ठीक है, लैमार्क जो थे, उन्होंने अपना जब थियरी प्रपोज कर दिया 1809 में, तो डार्विन उस समय उस साल पैदा हो रहे हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक हेडिंग है इनका लैमार्किज्म, और दूसरे पेज चला जाएगा ये। चलो बेटा, लिखा हुआ है द इसेंस ऑफ लैमार्किज्म, लैमार्कियन थियरी और लैमार्किज्म में भी समराइज्ड एज फॉलोज। ठीक है, यहाँ लैमार्क की थियरी के बारे में समरी दिया हुआ है, बात की जा रहा है। क्लियर? यहाँ लिख रखा बेटा, नेसेसिटी इन द ऑर्गेनिज्म मे गिव राइज न्यू स्ट्रक्चर मे लीड टू द डिसअपियरेंस ऑफ सर्टेन पार्ट्स। ठीक है, ये ज़रूरत के हिसाब से, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो बेटा, उसके ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है, उसकी आवश्यकता क्या है। अब जैसे कोई ऑर्गेनिज्म पानी में रह रहा है, ठीक है, उस तरह के इन्वायरमेंट रह रहा है, और अब उसकी आवश्यकता धीमे धीमे, सपोज दैट कि जिस भी पानी में रह रहा है, उसकी वो पानी धीमे धीमे घट रहा है, न्यूट्रिएंट वहाँ कम हो रहे हैं, पोषक पदार्थ वहाँ कम हो रहे हैं। अब जरूरत है उसे दूसरे जगह जाके रहने की, उसे दूसरे जगह जाके रहने की जरूरत है, तो उसी के हिसाब से उसके शरीर में परिवर्तन भी होगा, चेंजेस भी होंगे। ठीक है, तो जो उसकी आवश्यकता रहेगी, जो उस ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता होगी, उसी के अकॉर्डिंग उसके बॉडी में चेंजेस होंगे, उस आवश्यकता के अनुसार उसके शरीर में चेंजेस होंगे। अब वो चेंजेस जो हो रहे हैं, उसके शरीर में नए ऑर्गन डेवलप भी कर सकते हैं, और पुराने कुछ ऑर्गन को खत्म भी, समाप्त भी कर सकते हैं, या पहले से मौजूद ऑर्गन को ज़्यादा वेल डेवलप कर सकते हैं, और या पहले से मौजूद ऑर्गन को डिसअपियर कर सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं? नए अंग बन भी सकते हैं, खत्म भी हो सकते हैं, पुराने जो हैं वो ज़्यादा डेवलप भी हो सकते हैं, और वो डिसअपियरेंस या उनका जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो कम भी हो सकता है। ऐसा कुछ होना है, और लैमार्किज्म में ये बताया गया। लैमार्क जो थियरी है उसमें यही बताया कि जो अंग हैं वो गायब हो सकते हैं। दूसरी चीज़ कि जो हैं वो गायब हो सकते हैं या ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं। नंबर 2, नहीं है, नए इन्वायरमेंट में जाना है, तो उसके हिसाब से नए ऑर्गन डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, और विकास हो सकता है। ये लिखा हुआ है, नेसेसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में गिव राइज द न्यू स्ट्रक्चर। लिख दिया ना कि नए स्ट्रक्चर बॉडी में बनने वाले हैं, और मे लीड टू द डिसअपियरेंस ऑफ सर्टेन पार्ट, या ऐसा हो सकता है कि कुछ अंग जो हैं पहले से, जैसे सांप के पास पैर थे क्योंकि वो रेप्टिलियन है, सरीसृप है, आज हैं
क्योंकि सांप नए इन्वायरमेंट में एंट्री किया और जिस इन्वायरमेंट में गया वहाँ पैर की जरूरत नहीं थी। क्लियर? अगर पैर रहता तो मारा जाता। दो चीज़ है, शिकारी से बचना है और शिकार करना है। हमें जिंदा रहना है तो खाना चाहिए और खाने के लिए लड़ना पड़ेगा। ठीक है, जो डार्विन की थ्योरी में उनको मिल जाएगी। अब उस लड़ने के लिए जो अंग हमारे लिए हेल्पफुल है, जो मदद कर रहा है, वो तो डेवलप हो जाएगा। और जो हमारे लिए मजबूरी है, वो ऑर्गन हमें दिक्कत पैदा कर रहा है अपने शिकार को पकड़ने में, तो धीमे धीमे उस अंग का हम उपयोग कम करेंगे और वो डिसअपियर हो जाएगा। ये बताने की कोशिश कर रही थी। लैमार्क एक्सप्रेस दिस एज लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज। लैमार्क ने इस चीज़ को, किस चीज़ को, जो ऑर्गन्स नए बन रहे हैं और नए ऑर्गन बन रहे हैं, पुराने ऑर्गन जा रहे हैं या नए ऑर्गन का डेवलपमेंट हो रहा है, इसको लैमार्क ने एक लॉ की तरह बताया। क्या? लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज। ठीक है, उस अंक का आप यूज कर रहे हो या उस अंक का आप डिसयूज कर रहे हो, उस अंक का यूज नहीं कर रहे हो। इसको लैमार्क ने लॉ की तरह प्रपोज किया बेटा, लॉ की तरह बताया। ठीक है, यहां लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू लैमार्क। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लैमार्क एन ऑर्गन विच इज यूज एक्सटेंसिवली। लैमार्क के अनुसार आप किसी भी अंग का बहुत ज़्यादा यूज करते हो, तो जैसे इनका आगे आके एग्जाम्पल आने वाला है, किसका? जिराफ पे और सांपों पे, इसी पे दोनों पे आने वाला है। क्लियर? को अगर कोई ऐसा ऑर्गन है जिसका यूज बहुत ज़्यादा कर रहे हो, एन ऑर्गन विच इज़ यूज एक्सटेंसिवली, यहाँ लिख रखा है बहुत ज़्यादा व्यापक यूज कर रहे हो, बाई द ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म अगर बहुत ज़्यादा यूज कर रहा है, वुड इन लार्ज एंड बिकम मोर इफिशियंट। याद रखो बेटा, उसके बारे में बोला किसने क्या, कि वो ऑर्गन बड़ा हो जाएगा और ज़्यादा सक्षम भी हो जाएगा। ठीक है, वो साइज भी जितना साइज का है उससे काफ़ी बड़ा हो जाएगा और उसके काम करने की इफिशियंसी जो है बढ़ जाएगी। ये लैमार्क की थ्योरी है। वाइल डिसयूज और लैक ऑफ यूज ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गन, या ऐसा हो रहा हो कि उस ऑर्गन का यूज ही नहीं हो रहा हो। ठीक है भाई, आप उसका यूज नहीं कर रहे हो। जैसे हम लोग के हाथ में छोटी वाली अंगुली है, इसका यूज लोग बहुत कम करते हैं। अपने मोलर टीथ का, लास्ट मोलर का यूज बहुत कम करते हैं। तो धीमे धीमे वो ऑर्गन भी छोटे होते जा रहे हैं, ये फिंगर छोटी हो रही है। ऐसा नहीं कि अपने पिताजी में से अपने नापोगे कम हो गया वहाँ से, ऐसा नहीं। मतलब अगर आप 1000 साल पीछे जाओगे, 2004 साल पीछे जाओगे, 5000 साल, तो ये अंगुली भी कुछ बड़ी थी। आपके एंसेस्टर्स बंदर हैं, उनके में ये अंगुली देख लो आप, उसमें बड़ी है। लेकिन हम इसका यूज बहुत कम करते हैं। आपको याद है क्या कोई काम किए थे आप इससे कभी? बताइए जरा। लिख रहे तो कोई काम नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, तो धीमे धीमे ये ऑर्गन जाएगा। वही बोला कि डिसयूज according to Lamarck, organ which is used extensively of organism would be enlarged and become more efficient, while disuse or lack of use of particular organ would lead to disintegration. ठीक है, वो खत्म हो जाएगा, वो ऑर्गन हो गया अल्टीमेट डिसअपियरेंस, और फाइनली क्या होगा बेटा? वो डिसअपियर हो जाएगा। लैमार्क का बताना ये था। ठीक है, इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है इसके बारे में। ठीक है, क्या एग्जाम्पल दे रखा है? तो कुछ एक्वेटिक बर्ड्स होते हैं बेटा। ठीक है, पानी में रहने वाले बर्ड्स देखें कभी आप लोग? पानी में रहने वाला बर्ड है बत्तख, देख लो ना। और भी कुछ ऐसे ही ऑर्गेनिज्म जो पानी में अपने कुछ समय के लिए सर्वाइव करते हैं, तो उनके बारे में एग्जाम्पल, द वेब्ड टोज ऑफ एक्वेटिक बर्ड। ठीक है, ऐसे जो बर्ड हैं उनका टो जो है, उनका जो अंगुलियां है ना, वो वेब्ड होती है। बत्तख आप देखें उसमें लगेगा वेब लगा हुआ है। ठीक है, झिल्लियाँ लगी हुई हैं। सच एज स्वान लिखा है, डेवलप ड्यू टू constant stretching the skin at the base of toes and some ancestral, हो गया, form which lives on land, मतलब कंटिन्यू से स्ट्रेच कर रहे थे। ठीक है, और अब आप उनके जो पूर्वज जो दिखता है ना, एंसेस्टर जो देखेंगे, जो जमीन पर रह रहे हैं, आप देखेंगे उनके में नहीं है। भाई जमीन पर रहने वाले जो बर्ड है उसमें कहाँ वेब दिखाई देता है आपको? ठीक है, जबकि आपको वेब कहाँ दिखाई दे रहा है? जो पानी में उतर गए, जैसे बत्तख पानी में आ गया, या स्वान जो हंस बोल रहे हो वो पानी में आ गया, तो उनके में आपको वेब दिखाई देगा। एंसेस्टर माइग्रेट इनटू द वाटर सर्च इन फूड, दिस लीड कांस्टेंट यूज स्ट्रेचिंग, देयर बाय चेंज वाज इंड्यूस बाय अ पैडल लाइक फूड इवॉल्व। ठीक है, अब इस परिवर्तन की वजह से हुआ क्या? उनके अंदर एक ऐसा पैर बन गया जो पैडल की तरह था, वो पानी को चला करके आगे बढ़ सकते थे। ठीक है, नहीं तो पैर धंसता जाता। ठीक है, यहीं पे खत्म हो रहा तीसरा पेज।
लैमार्क का फोटोग्राफ दे रखा है इसने, क्लियर। सेकेंड वाला क्या है, द सेकेंड पार्ट ऑफ लैमार्क थियरी पोस्टुलेट दैट एक्वायर्ड ट्रेड्स इंड्यूस्ड बाय यूज और डिसयूज, ठीक है, हाँ, डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स वर ट्रांसमिटेड टू ऑफ स्प्रिंग। पहला उन्होंने क्या बता दिया, पहला रूल क्या बता दिया कि जो ऑर्गन यूज किया जाएगा या नहीं यूज किया जाएगा, जो ऑर्गन यूज किया जाएगा वो तो हाईली डेवलप हो जाएगा शरीर में, और जिसका यूज नहीं किया जाएगा कॉन्स्टेंटली वो डिसअपियर हो जाएगा, क्लियर। दूसरा इनका थियरी क्या है, दूसरे थियरी में इन्होंने बताया कि जो उस ऑर्गेनिज्म ने जो करेक्टर एक्वायर कर लिया अपने जनरेशन में, तो जो कोशिश कर रहा है ना उसके हिसाब से उसके बॉडी में कुछ करेक्टर्स आ गए, वो करेक्टर इनहेरिटेड हो जाएंगे, वो करेक्टर अगले जनरेशन में भी जाएंगे, वो करेक्टर अगले जनरेशन में ट्रांसमिट हो जाएंगे टू द ऑफस्प्रिंग। दिस इज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस टू एक्वायर द करेक्टर, ठीक है, दिस इज द लॉ ऑफ ये इनहेरिटेंस का लॉ है कि जो करेक्टर एक्वायर किए वो अगले जनरेशन में जाएंगे। लैमार्किज्म एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न जिराफ इन फॉलोइंग वेज, ठीक है। लैमार्क ने जिराफ का स्टडी किया अपने पूरे थियरी में और आगे इसको बता रखा है। चलिए क्या लिख रखा है, हो गया। इन्होंने लिख रखा है जिराफ के बारे में कि जिराफ कैसा था बेटा, देयर वाज ए शॉर्ट नेक्ड एंसेस्ट्रल स्टॉक। जो जिराफ जो आज हम लोग को दिखाई देता है ना, उसका शुरुआत जो हुआ है वो कैसा हुआ है, तो हाँ, शॉर्ट नेक एंसेस्ट्रल स्टॉक ऐसे समूह से हुआ है, जिराफ के ऐसे समूह से हुआ है जिनकी गर्दन छोटी थी बेटा, ठीक है, उनकी गर्दन छोटी थी, विच यूज टू फीड ऑन ट्री लीव्स। और वो किसके ऊपर खाने के ऊपर निर्भर कर रहा था, तो पेड़ की जो छोटे छोटे पौधे थे ना उनकी पत्तियों को खा रहा था। और जैसे जैसे उनका इन्वायरमेंट में चेंज हुआ बेटा, जिस भी जगह पे रहते थे वहाँ इन्वायरमेंटल चेंज हुआ, और इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से ज़मीन पर जो पेड़ पौधे थे ना वो डिसअपियर हो गए, वो ख़त्म हो गए। गर्मी अगर बढ़ जाएगी तो पेड़ पौधे सूख जाएंगे, तो वो डिसअपियर हो गए। उनके डिसअपियर होते ही जो थोड़े ऊंचाई पर पेड़ थे, पिच थे, उनको पाने के लिए इन लोगों ने, जो जिराफ के छोटे गर्दन वाले जो जिराफ थे, वो अपने अगले पैर को और गर्दन को ऊपर करने का प्रयास किए। उनका एक एफर्ट था कि ऊपर की पत्तियों को हम लोग खा लें, और रिजल्ट क्या हुआ कि जनरेशन ऑफ जनरेशन इनके गर्दन और अगले पैर कंटिन्यू बढ़ते चले गए, ठीक है। और आज हमको मॉडर्न जिराफ में दिखाई देते हैं। ये लिखा हुआ है स्ट्रेच हिज नेक फर्दर अप टू रीच द हायर लिप्स, ठीक है, ऊपर की पत्तियों को खाने का ये लोग प्रयास करते रहे। व्हेन द लीव्स लोअर डाउन वर फिनिश्ड, ठीक है, नीचे की पत्तियां खत्म हो गई, ड्यू टू कांस्टेंट स्ट्रेचिंग, ठीक है, लगातार अपने गर्दन को ऊपर खींच रहे थे ये। नेक लेंथ इंक्रीज अ लिटिल एंड हिज न्यू ट्रेड वॉज इनहेरिटेड बाई द ऑफस्प्रिंग, ठीक है, थोड़ी सी गर्दन बढ़ जाया करती थी, और वो फिर अगले जनरेशन में बढ़ी हुई गर्दन के साथ पैदा होते थे बच्चे। फिर वो अगला प्रयास किए तो कंटिन्यू बढ़ते जा रहा था। द लेटर इट टर्न केप्ट स्ट्रेचिंग देयर नेक एंड दिस वॉज continued for many generation. Each successive generation बेटा would acquire the gain of previous generation by inheritance and would itself add the bit of neck length। याद रखिएगा, हर सक्सेसिव जनरेशन जो था ना, सक्सेसिव जनरेशन का मतलब हो गया कि एक के बाद दूसरा जनरेशन जो आ रहा है वो, ठीक है, सारे सक्सेसिव जनरेशन में क्या हो रहा था, थोड़ा सा बिट लिखा हुआ है, छोटा छोटा, गर्दन बड़ा होते लंबा होते चला जा रहा था। इन द कोर्स ऑफ टाइम, एक समय बीता, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, कोर्स ऑफ टाइम, द लॉन्ग नेक मॉडर्न जिराफ इवॉल्व आउट ऑफ द शॉर्ट नेक एंसेस्ट्रल फॉर्म। याद रखिएगा, ठीक है। लैमार्क का कहना है कि हजारों साल लग गए, मतलब एक समय बीत गया, एरा बीत गया, और उस एरा में क्या हुआ कि छोटी गर्दन वाले जिराफ से बड़ी गर्दन वाले जिराफ इवॉल्व होके आ गए। ये लैमार्क का अपना सोचना था, ऐसा कहीं फोटो या पिक्चर नहीं देख रहे थे, ये खुद से ये थ्योरी दे रहे थे, अपना सोच रहे थे और सोच को लागू करते जाते हैं, बुक्स में बताते चले जा रहे थे। लेकिन सब लोग इनकी बात को मानने के लिए तैयार कहाँ थे। आप अपने घर में कोई बात जाकर बताइए अच्छी चीज़, अच्छा ऐसा करते हैं कि आज हम लोग फलाना खाना खाते हैं, ठीक है, मतलब हमारे यहाँ अमूमन कोई खाता नहीं जल्दी, कहते हैं शनिवार को खिचड़ी खाएंगे,
तो सब लोग खाएंगे। कुछ नाटक शुरू कर देते हैं, हम नहीं खाएंगे। तो जब एक मीटिंग के खाने के ऊपर इतना बवाल है, तो पूरी की पूरी थियरी है, पूरा पूरा साइंस है, उसको कहाँ लोग मानने वाले थे? ठीक है, तो लैमार्क की थियरी में लोग कमी खोजना शुरू किए, क्रिटिसाइज करना शुरू किए, बोलना और एक्चुअल एविडेंस के साथ उनका विरोध कर रहे थे, प्रमाण के साथ, हवा में नहीं विरोध हो रहा था। ये बड़े लेवल के साइंटिस्ट हैं, और कब ये काम कर 1809 की बात कर रहे हैं हम लोग, और आज कौन सा साल चल रहा है? कितना साल बीत गया है? 211-12 साल बीत चुका है, 214 साल हो चुका है, 13 साल 22 चल रहा है ना। तो हम लोग वो जो वहाँ थियरी लिखी गई थी उसको हम लोग 200 साल बाद पढ़ रहे हैं, उस पर डिस्कस करना बैठ करके। तो छोटा काम नहीं हो रहा था, बड़ा काम हो रहा था। तो लोगों ने विरोध भी करना शुरू किया। 200 साल पहले आपके खानदान का कोई हो, उसका नाम याद है आपको? आपको अपने खानदान का नहीं नाम मालूम है। हमें पिताजी का नाम मालूम है, दादा का नाम मालूम है, परदादा का नाम मालूम है, उनके बाप का नाम मालूम है, बस तब इतना मालूम है। सर्च ये मतलब जितने लोग बैठे ना, किसी को नहीं मालूम होगा। सही करें ना? दादा के पापा का नाम याद है, ठीक ना? हमें एक जनरेशन और पीछे का नाम मालूम है। चलिए, हम क्या बोले? तो हम बोले 200 साल पीछे की स्टडी कर रहे हैं हम लोग, और यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ बोले कि लैमार्क जब इस चीज़ को बताए, तो ऐसा नहीं कि लैमार्क की कही गई चीज़ों को सब लोग एक्सेप्ट करने वाले थे, उनका विरोध स्टार्ट हो गया बेटा। तो उस विरोध को भी भी स्टडी हम लोग करते हैं, किस चीज़ में? क्रिटिसिज्म ऑफ लैमार्किज्म में। ठीक है, लैमार्कवाद का विरोध, क्रिटिसाइज किया गया। क्रिटिसिज्म ऑफ लैमार्किज्म, याद रखो बेटा। द फर्स्ट पार्ट ऑफ लैमार्क थियरी, दैट इज द लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज, इज एक्सेप्टेबल। ठीक है, ये स्वीकार कर लिया गया। फॉर एग्जाम्पल मॉडरेट एक्सरसाइज टेकन रेगुलर बिल्ड बिग मसल्स। ठीक है, अब तो ढेर सारे जिम खुल गए हैं आप लोग के लिए, जाके आप एक्सरसाइज करते हैं, और बहुत से ऐसे मसल्स हैं जिसको आप डेवलप कर लेते हैं। पता लगा कि ज्वाइन कर लो। ठीक है, दुबले पतले लोग भी अपना मसल गेन कर लेते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट जो था यूज और यूज वाला, एंड डिसयूज ऑफ इज एक्सेप्टेबल, वो एक्सेप्टेबल था। फॉर एग्जाम्पल मॉडरेट एक्सरसाइज, एग्जाम्पल भी दिया गया कि जब आप इस तरह का एक्सरसाइज करते हो तो कुछ मसल्स आप गेन कर लेते हो। ठीक है, बिल्ड दिस मसल्स और लिम्ब पुट ऑन, क्या लिखा है? स्प्लिंट। हाँ, नॉट यूज फॉर लॉन्ग टाइम। अगर आप अंडरगोज एट्रोफी, अगर आप कोई हाथ पैर आपका उसका यूज ही नहीं कर रहे हो, ठीक है, यूज नहीं करो, धीमे धीमे जो उसके मसल्स होंगे ना वो कमज़ोर पड़ जाएंगे, एट्रोफी हो जाएगा, चलेगा नहीं, ताकत नहीं लगेगा उसमें। आगे क्या बोला? बट द सेकेंड पार्ट ऑफ लैमार्किज्म, पहला तो एक्सेप्ट कर लिया गया, भैया मेहनत करो गेन कर लोगे। सेकेंड पार्ट ऑफ लैमार्किज्म, दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर बेटा। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या था? दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर इज नॉट एक्सेप्टेबल। वैज्ञानिकों ने इसको स्वीकार नहीं किया कि जो आ गया सो आ गया, चलो ये तो ठीक है यहाँ तक, लेकिन ऐसा नहीं कि आपके बच्चे मसल्स वाले ही पैदा होंगे। आपने बढ़िया मसल बना लिया तो आप मसल्स वाला पैदा होंगे। पता लगा आप आईएएस का एग्जाम पीट कर लिए तो आपके बेटे को पैदा होते हुए आईएएस बना दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आया समझ में ना? उसने एग्जाम्पल दिया, एक से एक एग्जाम्पल उन लोग ने एग्जाम्पल दिया। जैसे इंडियन गर्ल्स, आप लोग उस समय भी यही था, 200 साल पहले, नहीं समझ में आ रहा आप लोग? लगभग 150-200 साल पहले जब क्रिटिसाइज किया गया तो बोला गया कि भारतीय औरतें कान छिदवाती हैं। मेरी बेटी छिदवा ली है, बेचारी का पक गया, दवा खा रही है। हमने क्या बोला कि कान छिदवाती, खुद से छिदवाई, हम लोगों ने प्रेशर नहीं डाला। उसने कहा कि सहेलीपन क्या रही है 5 साल में। ठीक है, ठीक है, तो हाँ, दर्द हुआ था थोड़ा सा। तो उसका मशीन से वो छिदवा ली। 2 लड़कियां थी, एक खुद करवा रही थी, और धनतेरस वगैरह कोई दिन था, हमें ध्यान नहीं है। उसके छिदाते एक बगल में एक लड़की छोटी सी देख रही थी, उससे बड़ी थी वो। जब छिदाया तो उसकी माँ कही तुम भी, वो फरार, कन्ना ना हम नहीं। ठीक है, चलिए कई बातें आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कान और नाक भारतीय स्त्रियां छिदवा रही हैं,
और ये पता नहीं कितने जनरेशन से कर रही है। अगर ऐसा होता, लैमार्क की थियरी सही होती, तो आप लोग को कष्ट नहीं झेलना पड़ता ना। आपकी माँ ने तो छिदवाया था, तो छिदा छिदाया का नाक का नाता आपके जनरेशन में। तो लैमार्क की थियरी का ये एक तरह का विरोध था कि अगर ऐसा जनरेशन आफ्टर जनरेशन हो रहा है तो नाक कान छिदे आने चाहिए। क्लियर। दूसरा इसने क्या एग्जाम्पल दिया, चाइना के बारे में बोला। हो सकता है एग्जाम्पल इसने दिया हो। चाइना के बारे में इसने क्या बोला कि चाइना में एक कंसेप्शन है, ठीक है, एक सोच है कि जो बच्चे हैं, लड़कियां जो मोस्टली हैं, वहाँ पे चेहरा देख के नहीं, आप पैर देख करके शादी हुआ करता था। ठीक है, मतलब जिस लड़की का पैर ज़्यादा सुंदर होगा वो ऑलरेडी सुंदर हो गया। हमें लगता है मुंह तो सबका एक ही जैसा होता है मतलब वजन एक रहे, हाइट एक रहे और सब कुछ एक रहे, तो चेहरे फोटो खींचो सब एक ही जैसा दिखेंगे। ठीक है, सही बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, उस पर मत जाइए आप लोग, मजाक थी। हमने क्या बोला, तो पैर देख करके शादियाँ पहले ज़माने में हुआ करती थी। तो पैर मान के चलते हैं कि छोटे बच्चों का ज़्यादा सुंदर होता है। तो छोटे, जब वो 5 साल 6 साल की 8 साल की बच्चियाँ होती थी, तभी से उनके माँ बाप करते क्या थे कि लड़का अच्छा मिले, इसके लिए उनको लोहे का जूता पहनाते थे। ठीक है, अब लोहे का जूता पहनने से होता क्या था कि साइज तो नहीं बढ़ाते थे, वो कंटिन्यू रोज बांध दें उसको 18 घंटा जूता, तो उस बच्ची का पैर छोटा ही रह जाता था। और छोटा क्या, वो विकृत हो जाता था, पैर खराब हो जाता था। लेकिन उन लड़कियों के फिर जो बच्चे होते थे, उनके पैर अगर जूता ना पहनाया जाए तो उनके पैर फिर बड़े हो जाएंगे। तो ये दूसरा विरोध था जो इसको क्रिटिसाइज कर रहे थे वैज्ञानिक। उन लोगों ने दूसरा एग्जाम्पल दिया कि चीन में जो लड़कियां हैं उनके साथ जो ये काम किया जाता है, भाई जनरेशन आफ्टर जनरेशन पैर छोटा करने के लिए, तो आने वाली जनरेशन में तो पैर छोटा हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो ये लैमार्क के थियरी के लिए धक्का था जिनको क्रिटिसाइज किया गया, यानी कैरेक्टर इनहेरिटेड नहीं होते। ठीक है, ये बताया गया लैमार्क के थियरी के लिए। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, खत्म हो गया। कौन सा था, 4th था ये। ये याद रखिएगा आप लोग कि कौन सा हम लोग पढ़ रहे हैं, 4th 5th। चलो हाँ, देखो बेटा इसमें क्या दिया हुआ है। इट इम्प्लाइज दैट, जो इनका विरोध कर रहे थे ना, यहीं पे हम लोग, इट इम्प्लाइज दैट मैन हु डेवलप, देखो हाँ, मैन हु डेवलप लार्ज, क्या लिखा है, मसल्स बाय लाइफ लॉन्ग एक्सरसाइज विल हाँ बिगेट चिल्ड्रंस विथ बिग मसल। हो गया। लैमार्किज्म वॉज चीफली अपोज्ड बाय वीजमान। ठीक है, जैसे उन्होंने बोल दिया था ना कि कुछ मसल्स हैं जो पर्सन गेन कर लेता है ना, उसके बच्चे में पहुंच जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका विरोध किया किसने, तो वीजमान ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। वीजमान कौन थे बेटा, तो वीजमान 1834 to 1914 इनका लाइफ पूरा है। हु पोस्टुलेट जर्म सेल वॉज नॉट इफेक्टेड मटेरियल बाई चेंज ऑफ इट्स बॉडी। ठीक है, वीजमान ने क्या बताया, वीजमान ने एक थ्योरी दी है जिसको हम लोग अलग से पढ़ना पड़ेगा, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, वीजमान ने क्या बताया, वीजमान ने बताया कि कैरेक्टर वो होते हैं जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन प्रभावित नहीं होते, जो जेनेटिक मटेरियल में पहुंच जाते हैं, समझ रहा है, जो जर्म सेल में पहुंच जाते हैं। यानी अगर कोई कैरेक्टर जर्म सेल में नहीं पहुंच रहा है तो अगले जनरेशन में नहीं जाएगा वो, चाहे इस जनरेशन में कितना भी कैरेक्टर एक्वायर कर लें, जब तक वो जर्म सेल में नहीं पहुंचेगा तब तक वो कैरेक्टर अगले जनरेशन में नहीं जाएगा। इसका एग्जाम्पल उन्होंने चूहों का पूंछ काट के दिया था। ठीक है, वीजमान ने लगभग 22 जनरेशन तक, 21-22 जनरेशन तक चूहों का कंटिन्यू पूंछ काटा, और अगले जनरेशन में ये कोशिश किया कि देखें कि पूंछ खत्म हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है, मतलब गायब हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है, या पूंछ का साइज वही रह रहा है। तो उनको रिजल्ट ये मिला कि पूंछ का साइज गायब होना तो दूर, थोड़ा सा भी छोटा नहीं हुआ। सेम जो 22 जनरेशन पहले जो जितना बड़ा पूंछ था उतना ही बड़ा पूंछ आने वाले जनरेशन में भी हो रहा है। इसका मतलब ये सब कंक्लूजन जो निकाला उन्होंने सारा रिसर्च करने के बाद, भाई 22 जनरेशन रिसर्च तो किया उसने ना, तो जो कंक्लूजन निकाला कि कैरेक्टर वही अगले जनरेशन में कंटिन्यू होता है जो जर्म सेल में पहुंच जाता है। अगर जर्म सेल थ्योरी दिया उसने, अगर जर्म सेल में कैरेक्टर नहीं पहुंचेगा तो अगले जनरेशन में नहीं जाएगा।
हो गया। आगे बाय चेंज ऑफ बॉडी सेल्स, ठीक है। वो लिखा हुआ है इंस्पायर्ड द लेबोरियस रिसर्च ऑफ नियो लैमार्किस सच एज गायरस स्मिथ एंड को लैमार्किज्म इज अनटेंडेबल। Acquired characters are phenotypic variation. They cannot affect the genes, such as they cannot transmit the opposite. ठीक है। अब ये लैमार्किज्म का जब विरोध हुआ ना, क्रिटिसाइज जब किया गया, तो इनके जो सपोर्टर्स थे भाई, इनके सपोर्टर्स भी तो 20-25 साल से लगे हुए थे इनके साथ। अब अगर एकाएक ये लैमार्क की थियरी को छोड़ देंगे, ड्रॉप कर देंगे, क्लियर, तो उनका 25 साल का मेहनत खत्म हो जाएगा। तो उन लोगों ने लैमार्क की थियरी में थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है। ये क्या चेंज था? तो लैमार्क की थियरी का जो चेंज था वो ये था कि अगर कोई करेक्टर अगले जनरेशन में जा रहा है, ठीक है, अगर केवल वही करेक्टर अगले जनरेशन में जा सकता है जो जीन को इफेक्ट पहुंचा दे, यानी जो करेक्टर जीन को प्रभावित कर देगा वो अगले जनरेशन में जाएगा। ये थोड़ा सा चेंज कर दिया गया और फिर नई थियरी डेवलप की गई जिसे हम लोग नियो लैमार्किज्म कहते हैं। नई थ्योरी बनाई गई जिसको हम लोग नियो लैमार्क, जो उनके सपोर्टर थे, लैमार्क तो खत्म हो गए, लैमार्क तो निकल लिए, लेकिन लैमार्क के पीछे जो उनके अनुयायी थे, जो उनके साथ 20-25 साल 50 साल काम कर चुके थे, अगर वो चेंज नहीं करते थियरी को तो उनकी पूरी की पूरी स्टडी खत्म हो जाती। तो उन लोगों ने उस समय के हिसाब से या मॉडर्न साइंस के हिसाब से उस थियरी को थोड़ा सा चेंज किया और उस थियरी को हम लोग लियो लैमार्किज्म कहते हैं और उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहीं इसको रोक रहे हैं, इतना हुआ।